तो हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि डिमांड था कि सर 25 तारीख के 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड है तो हम लोग देखना चाहते हैं कि एक्चुअली हार्ड है कि नहीं है। तो ठीक है, रिव्यू दिया गया था कि हाँ हार्ड ही है, ठीक है। तो सॉल्व कराएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हार्ड है कि नहीं है, ठीक है। 27 के सेकेंड शिफ्ट को सुबह सॉल्व कराया गया है और ये 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट को भी सॉल्व कराया जा रहा है। तो एक शुरू से अंतिम तक देखिएगा, फास्ट फूड में थोड़ा कराएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोग लेंगे आज के सेशन में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। इसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा, देखिए, आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापे जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडली आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। देखिए, अग्रकृत का मतलब है कि एडवांस, यानी वो आगे बढ़ने की ओर का अग्रसर है। तो हम जैसे देखते हैं वाइंडिंग में क्या होता है, ऐसे, या फिर अगर लैब देखते हैं तो ऐसे बढ़ता रहता है। तो ये जो दूरी है यही हमारी वाई बी कहलाती है और ये धीरे धीरे क्या होती है, अग्रसर होती है आगे बढ़ने के वो, ठीक है। तो यहाँ पे वाई बी क्या हो जाएगा, बैक फ्रंट जो होता है, बैक पिच जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फास्ट मोड में, जैसे कि बोले तो लास्ट तक देखिएगा, बस हम कराते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्शन भी बच्चे बोले कि सर देख लेंगे, एक बार बता देते तो हम ऑब्जेक्शन देख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन पे यदि हम लोग फोकस करेंगे कि अगर गलत होगा तो आगे चलेंगे, वैसे अगर गलत नहीं होगा तो क्या होगा, फास्ट मोड में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठे के थंब के नियम के अनुसार वोल्ट मापी के भरण त्रुटि को 1 से कम करने के लिए वोल्टता मापी के प्रतिरोध के उस पर पथ के प्रतिरोध की तुलना में कम से कम कितना करना चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कितना होता है कि अगर आपको त्रुटि कम करके उसकी रेंज भी एक तरीके से बढ़ानी तो क्या होता है, सीरीज़ में उससे क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो वो कितना हो जाता है बाबू, उसको देखने के लिए हम करते हैं 1 अपॉन परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है। जितना परसेंटेज होते हैं नीचे उसको रख देते हैं। तो 1 अपॉन अगर 1% करेंगे, 1% करते हैं तो ये देगा इक्वल टू 1/1 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 100 गुना मल्टीपल, यानी 100 गुना रहेगा अधिकतर उसका रेजिस्टेंस, तब जाके वो क्या करेगा, उस त्रुटि को भी क्या कर सकता है, अच्छे से कम करके माप सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के क्या होता है। देखिए, निष्पादन मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस होता है। तो कोई भी लाइन का परफॉर्मेंस है तो हम बस उसकी यही चीज़ देखेंगे कि दक्षता कैसी है और नियमन कैसा है, यानी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और वोल्टेज रेगुलेशन, यानी जो नियमन बोलते हैं रेगुलेशन, वो कम से कम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल भी यहाँ पे राइट हेयर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट रहेगा। निष्पादन मतलब पहले ही बता दिए क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जब अल्टरनेटर को तुल्यकालिक प्रतिघात ज्ञात करें जिसमें दी गई धारा लघुपथ 2 एम्पीयर है, 200 एम्पीयर है, 50 वोल्ट की है, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ उत्पादित ईएमएफ कितना होगा। तो हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई होता है। तो आर बराबर वी अपॉन आई होता है, उसमें क्या होगा, फिर यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है तो इसको 0.1 आर्मेचर रेजिस्टेंस भी जोड़ देंगे, तो जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 200/4 करेंगे, 50 करेंगे, 200/50 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी वी अपॉन आई है तो 50/200 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, +1 लगभग हो जाएगा। तो 0.25 +1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगभग 2 माइनस करने, अच्छा माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्स 0.23 के अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे माइनस रहेगा, गलत हो गया, वी अपॉन आई माइनस, ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 0.1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे तो 0.25 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, 0.23 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है एक 4 पोल डीसी जनरेटर का 10 एम्पीयर भार है को 200 एम्पीयर आपूर्ति कर रहा है। अगर आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 और करंट प्रतिरोध जितना है तो ईएमएफ क्या होगा। और ब्रश ड्रॉप भी दिया हुआ है, तो हमको पता है कि ईबी बराबर क्या होता है, क्योंकि किस में निकालना है, जनरेटर में, तो हमको पता है कि किस में है, जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करना होगा ना। तो ईबी नहीं, यहाँ पे ईजी लिखेंगे, ईजी बराबर वी माइनस आई ए आर ए है, और जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो भी यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप भी खाएगा तभी हमको आउटपुट में बाहर मिलेगा, जो कि -1 वोल्ट क्या होएगा यहाँ पे खाएगा,
प्रति ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट है तो इसको यहाँ पे इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि 2 ब्रश लगे हुए तो 2 ब्रशों पे ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा तो वी ई बी निकालना है। वी कितना होगा बाबू, यहाँ पे वी बराबर हमको पता है, वी बराबर कितना होगा आई एस एच इंटू आर एस एच, यही होगा, क्योंकि शंट में जितना होगा तीनों आपस में आर्मेचर रेजिस्टेंस और ये तीनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। जैसा कि एक डायग्राम बना देते तुमको, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर एस एच हो जाएगा, कहोगे हाँ सर आर एस एच हो जाएगा। यहाँ पे आर्मेचर लग जाएगा तो कहोगे हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा, लोड बाहर लग जाएगा, ये लोड ही लग जाएगा यहाँ पे। तो ये देख रहे हो ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में, तो जो ड्रॉप यहाँ होगा बाबू वो सेम ड्रॉप कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो इसका ड्रॉप कैसे निकाल सकते हैं, V बराबर आई एस एच इंटू आर एस एच, ये करके यहाँ पे निकाल सकते हैं आई एस एच इंटू आर एस एच। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, आर्मेचर यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे लोड करंट दिया ही हुआ है। तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने किया था, हमने किया तो क्या हुआ आंसर 214 वोल्ट सही आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न विकल्पों में से कौन सा परिपथ सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल गैस के लिए वांछनीय गुण है। ठीक है, वांछनीय गुण मतलब कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था सर्किट ब्रेकर में, तो क्या होना चाहिए, अच्छी रासायनिक स्थिति यानी केमिकल रिएक्शन स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए थी, तो हाँ बोलोगे हाँ सर अच्छी होनी चाहिए थी। ज्वलनशीलता क्या होनी अच्छी चाहिए होनी चाहिए थी, तो ये उसका गुण नहीं है। ठीक है, अज्वलनशीलता है तो यानी हाँ क्या हो, आग ना लगे, फ्लेम ना पकड़े, अच्छी चीज़। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए था, हाँ होना चाहिए। तो इसमें पूछा नहीं है यानी वांछनीय गुण नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कभी भी निम्न उसमें चलकता, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो उसमें चलकता हो, जिससे क्या वो हीट जल्दी से बाहर निकल जाए और उस परिपथ को सर्किट ब्रेकर को गर्म न करें। अगर निम्न उसमें चलकता रहेगा तो अच्छी बात है, अगर निम्न रहता है तो क्या होता है, वो अंदर ही क्या हो जाता है, वो अंदर ही क्या होगा, हीट होता रहेगा, हीट होता रहेगा, हीट होता रहेगा, सारी प्रॉब्लम आती रहेगी। तो हम यही चाहेंगे कि ये कम से कम हो, अरे सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये तो इसमें कम दे दिया क्योंकि नहीं पूछा है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज नॉर्मली यूज्ड फॉर मोटर रेटेड। अच्छा स्टार डेल्टा देखिए जो स्टार्टर होता है वो अधिकतर कितने के बीच में होता है, अबाउट 20 हॉर्स पावर इसमें दिया है। मगर देखिए क्या होता है कि एक होता है जनरली जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में, वो 180 HP या फिर 200 HP तक यूज़ होता है। मगर कई बुकों में क्या दिया है कि अप टू मतलब तक 20 हॉर्स पावर तक ही स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं, उसके ऊपर क्या होता है फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिटवीन 15 से 20 हॉर्स पावर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप चाहे तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि फीस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि क्या करते हैं सब पेनल्टी मांगते हैं तो उसके ऊपर है। मगर अधिकतर क्या होता है कि देखिए होने को 180 हॉर्स पावर तक भी होता है, 200 हॉर्स पावर तक भी होता है। ठीक है, 180-200 हॉर्स पावर तक। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए 15 से 20 हॉर्स पावर तक भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने कई बुकों में देखा होगा। ठीक है बाबू, तो आपको ऊपर है, आपको ऑब्जेक्शन करना है कि नहीं करना है, आपके ऊपर टोटली डिपेंडेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर 2 परत लैप वाउंड 6 स्लॉट 72 स्लॉट खींचे गए। ठीक है, तो डीसी आर्मेचर में आवश्यक न्यूनतम कम्यूटेटर बार की संख्या कितनी होगी, यही निकालना है। चलिए, तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट ठीक है, स्लॉट अपॉन तो फॉर्मूला क्या बताया था वो, हाँ देखो स्लॉट इंटू 6 स्लॉट, जैसे यहाँ पे 6 स्लॉट पर चालक कंडक्टर पर स्लॉट दिया है ना, तो कंडक्टर पर स्लॉट वाला फॉर्मूला रखोगे यहाँ पे, अपॉन क्या करोगे, जितने परत है, 2 परत वाली लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग 2 परत वाली लैप वाइंडिंग यहाँ पे कर दोगे। तो देखो यहाँ पे हमें स्लॉटों की संख्या कितनी दी हुई है, 72 स्लॉटों की संख्या दी हुई थी। और यहाँ पे देखें तो 6 कंडक्टर पर स्लॉट दिया था, तो 6 गुड़े बच्चे बाबू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि परत लैप वाइंडिंग संख्या कितनी, यहाँ पे इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा, 72 गुड़े 3 करोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, यह इक्वल टू 216 आ जाएगा। तो यहाँ पे 216 बिल भी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही है कि स्टीम पावर प्लांट में ईंधन हैंडलिंग तंत्र में शामिल चरणों का सही अनुक्रम क्या है, यानी तुम किस हिसाब से उसको हैंडलिंग करोगे, पहले क्या करोगे फिर क्या करोगे। जैसे देखो पहले कोल आता है हमारा इंजन से होकर या फिर ट्रेन या रेल से चलकर आता है, तो पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं, यानी स्टीम को क्या करते हैं, पहले उसको भिगोते हैं, फिर उसको वाष्पित करते हैं, उसको पल्वराइज करते हैं, यानी चूर्ण के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डेड स्टोरेज में ले आते हैं, फिर डेड स्टोरेज के बाद मतलब ले जाकर रख दें, उसका यूज़ नहीं करें, फिर क्या करते हैं उसको निकाल कर लाते हैं, जहाँ चैम्बर है वहाँ पे भी एक स्टोरेज बना होता है लाइव स्टोरेज के पास कि इसका यूज़ करना है वहाँ पे रखेंगे, फिर क्या करते हैं उसको बेल्ट के थ्रू या फिर क्या करते हैं कन्वेयर के थ्रू फर्नेस में ले जाते हैं जहाँ पे उसकी क्या करनी है फायरिंग करानी है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। ये सीरीज याद करना था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें पूछा 8 पोल ध्रुव में स्टेटर में ईएमएफ आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, घूर्णक का ईएमएफ इतना है, तो इसलिए पूछा था। हमको पता है, सबको पता है, पूरे ब्रह्मांड को पता है, क्या पता है कि एफ आई बराबर एस इंटू एफ होता है बाबू। तो स्लिप का मान कितना दिया है, एफ निकालना है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है बाबू, 1.5 हर्ट्ज दिया हुआ है ना, 1.5 दिया हुआ है। तो अगर चाहें तो इसको नीचे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हट के कहाँ चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो 0.03 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें हमारा ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो इन स्टीम पावर प्लांट कौन सा ऐसा तत्व है जो हीट एक्सचेंजर इन विच हीट इज ट्रांसफर टू दी सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, यानी इसमें यही पूछा है कि वो स्टीम पावर प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है कि जो हीटर, जो सुपर सैचुरेटेड, जानते हो क्या होता है सुपर हीटर का काम, जो स्टीम होता है बाबू ना, उसमें क्या होती है, भाप होती है। ठीक है, उसमें वेट स्टीम होता है, वेट स्टीम मतलब मॉइस्चर उसमें कंटेंट था, जो जाके टरबाइन के क्या कर सकता है, फिन्स को या फिर पंखे को क्या कर सकता है, जंग रोधित भी कर सकता है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस जो भाप होता है वहाँ से क्या करते हैं, सारे मॉइस्चर यानी मॉइस्चर कंटेंट को बाहर निकाल लेते हैं गर्म करके। तो सुपर हीटर का वही काम होता है कि वहाँ से क्या करता है, हीट देकर, फ्लू गैसेस से हीट देकर क्या करता है, उसके सारे मॉइस्चर को निकाल के उसको क्या करता है, एकदम ड्राई कर देता है, एकदम सूखा भाप कर देता है, जिसको बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड स्टीम में कर देना। तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा। इकोनोमाइजर तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, इकोनोमाइजर नहीं होगा, इकोनोमाइजर का फीड वाटर को गर्म करना है और किसी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा निम्न में से किस प्रचालन पैरामीटर का मान अर्धमान दृष्टिकार यानी हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु यानी ब्रिज रेक्टिफायर का मान समान होता है। तो हमको पता है जो PIV होता है, PIV जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो। ठीक है, वो दोनों का मान क्या होता है, हमेशा पीक यूनिवर्सल वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, वो दूसरी हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ डायोड क्या होते हैं, अलग होते हैं। फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है, अलग हो सकती है। एक का F होता है, एक का 2F होता है। ठीक है बाबू ना, हाफ वेव का F होता है और फिर उस वाले का क्या होता है, 2F होता है। मगर यहाँ पे जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है वो तीनों का क्या होता है बाबू, समान होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिका प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ यानी डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ बाबू, देखो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ बोल दिया है ना, डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ बोल दिया। डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ की गति किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यानी राइट हैंड रूल से। और यही पूछ देता है स्थैतिकी प्रतीक विद्युत आघूर्ण यानी स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, जो बहुत बार क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक है, लाइव सेशन में बहुत बार बताएं कि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ की बात करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ हमको पता है, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ लेंज-ला के नियम पे काम करता है। इनका पूरा नाम एमिल लेंज था, सबको पता होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो सही है। जैसे जनरेटर में हो गया और उसमें ट्रांसफार्मर में बात करेंगे इंड्यूस ईएमएफ तो वो लेंज-ला बताएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मोटर का उपयोग अभ्यास में न करके केवल प्रयोगात्मक या अनुसंधान कार्य में किया था। देखो डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर ऐसा होता है बाबू ना कि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होती है। कम क्या मतलब बहुत ही कम होती है। तो इसका प्रयोग हम अपने क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं कर पाते, केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल में हो गया, शोभा इंडस्ट्रियल ये सबकी शोभा अधिकतर बढ़ाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। और कोई तुम मोटर देखोगे तो इसका हम डेली यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव का हो जाएगा तो देखो एलिवेटर में उपयोग करते हैं, सीरीज मोटर का करते हैं,
लोकोमोटिव में। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं अपना चेंजिंग करने में एक्साइटेशन, या फिर अपनी वेरिएबल स्पीड लाने के लिए करते हैं। एक्साइटेशन वेरिएबल करा के हम स्पीड भी वेरिएबल करा सकते हैं। इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, ना के बराबर, ठीक है, इसलिए सब उद्योगों सब में रखे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर से संबंधित क्या पूछा क्या है, इसमें 4 कथन सही नहीं है बाबू, तो ध्यान से देखना। क्या इसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है ब्रिज रेक्टिफायर में। इसमें क्या होता है, सेंटर टेप की आवश्यकता होती है, हाँ आवश्यकता होती है सेंटर टेप में, ठीक है। और सॉरी इसमें दूसरा चीज़ सी देखो क्या बोला है, डायोड की PIV रेटिंग मध्य निकासी सेंटर टेप का आधा होता है। अच्छा ये PIV से रिलेटेड है, यानी पूछ रहा है कि जो डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग होता है वो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का आधा होता है। तो हाँ सही बात है, क्या होता है, एकदम लगभग आधा होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, इसमें सेंटर टेप की आवश्यकता नहीं होती, तो ये सही है, इसमें सेंटर टेप की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है डायोड का वो लगभग आधा होता है किसके, सेंटर टेप का, ठीक है। 4 डायोड की आवश्यकता होती है नहीं, ठीक है। इसमें एकदम पूरी तरह सही है कि इसमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है ब्रिज रेक्टिफायर, इसलिए सेंटर टेप में 2 करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें लगभग क्या होता है बाबू, समान होता है, डायोड का पिक इनवर्स वोल्टेज और सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का समान होता है, ठीक है। देखो सेंटर टेप का सवाल नहीं होता है, सेंटर टेप का आधा होता है। अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप बोलता तो बांधते, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर दोनों थे, तो ये समान नहीं है और कथन गलत है। तो ये भी सही है कि कथन क्या सही नहीं है, तो इसमें दिखा है समान, ठीक है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। और तीनों नीचे क्या थे, सही थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखो नहीं है और है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देख रहे हो कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि है कि नहीं, तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि इसमें देखो क्या बोला है कि इसमें समान हैं, जो कि गलत है, ठीक है यहाँ पे, इसलिए आंसर यही सही है, ठीक है ना बाबू। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गलत है मगर इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज कला मोटर का सर्पण ऋणात्मक हो सकता है, इसका क्या है, यानी स्लिप कब निगेटिव हो सकता है बाबू, स्लिप तभी निगेटिव हो सकता है जब हमारा मोटर या मशीन जनरेटर की भांति क्या करे, काम करने लगे, किसके भांति, जनरेटर की भांति काम करने लगे, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है बाबू। चलो जनरेटर की भांति काम करने लगे तभी ऐसा हो सकता है। चलो अगला देखते हैं। इसमें पूछा 3 फेज कला के कुल ताक्षणिक त्रिकला शक्ति अचर होती है, शक्ति प्रतिफला फेज क्या होता है, तुमको पता ही है। अगर एक कला की बात करता है तो क्या लिखते हैं, VL IL cos फाई। अगर 3 फेज की बात करता है तो क्या लिखते हैं, 3VL सॉरी हाँ अगर एक की बात करता है तब 3VL IL cos फाई लिखने लगते हैं। जब एक का होता है तो VL IL, अगर 3 का पूछा तो 3VL IL cos फाई हो जाता है, ठीक है। और √3 भी लगाते हैं जब RMS A एवरेज लेने लगते हैं तब की बात होती है, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। बंद कुंडली में वाले दिक् परिवर्तन मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा और नीचे की कुंडली भुजा संख्या क्या होती है। देखो जो ऊपर वाली कुंडली की भुजा होती है, यानी जो ऊपर वाली कोर की जो वाइंडिंग होती है जिस पे कोर किया गया है वो क्या होता है, यानी जो स्लॉट बोल रहा है वो क्या करते हैं, ऑड रखते हैं, और जो नीचे वाला होता है वो सम रखते हैं। इसके रखने के कारण क्या होता है, इसमें इंटरलॉकिंग जो होता है, कॉगिंग वाली समस्या वो क्या हो जाती है, इससे दूर रहती है, ठीक है। तो ऊपर वाला ही अधिक भी सम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, तो ऊपर वाला जो बार की संख्या होती है वो ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उससे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। और नीचे वाला कम रखते हैं, क्या होता है, जिससे क्या होता है कि उसके बाद हमसे क्या होता है कि लेस इंसुलेशन चाहिए होता है, क्योंकि पास रहता है ना कोर के स्टेट आर्मेचर के, इसलिए वहाँ पे लेस इंसुलेशन करते हैं बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छादित ध्रुव की दिशा में 40 होता है, तो हमको पता है कि जो शेडेड पोल मोटर है हमेशा अनशेडेड से शेडेड पोल की तरफ ही क्या होता है, गति करता है, और जो फ्लक्स है वो शेडेड से अनशेडेड की तरफ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमेशा याद रखना। देखो जो ऊपर वाला चीज़ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फ्लक्स के लिए, ये जो ऊपर वाला चीज़ दिया है वो फ्लक्स के लिए, यानी शेडेड पोल से अनशेडेड पोल की तरफ, और घूर्णन किधर करेगा, जस्ट उल्टा, अनशेडेड से शेडेड पोल की तरफ, ठीक है बाबू। चलो अगला देखते हैं। डार्क रेसिस्टेंस किससे संबंधित होगा, सबको पता है बाबू, फोटो डायोड से होगा। जेनर डायोड से कोई मतलब नहीं है, वैरेक्टर डायोड LED से मतलब नहीं। फोटो डायोड जो होता है डार्क रेसिस्टेंस से सीधा संबंध रखता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
अब अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखते हैं कि हिस्टैरिसीस मोटर के तत्व ने बताया कि निम्न में कौन सा कथन सही या गलत है। फिर पूछे कौन सा सही है कौन सा गलत, दो कथन दिए हुए ना, तो उसे आपसे पूछना कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। देखते हैं। अच्छा, तंतुल्य बलागुण केवल घूर्णन के तंतुल्य लूप के क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। सही बात है कि जितना ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस है उसी हिसाब से उसका जो टॉर्क होगा वो भी जनरेट है, क्योंकि ये क्या करता है, सिंपली हिस्टैरिसीस लॉस पे ही काम करता है। ठीक है, तो ये सही है पहला चीज़। दूसरा देखते हैं, सुषम घूर्णक के कारण मोटर शांतिपूर्वक प्रचालित होता है और चुंबकीय स्पंदन से ग्रस्त नहीं होता है। सही बात है, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण सुषम घूर्णक के कारण क्या होता है, ये मोटर जो होता है साइलेंटली वर्क करता है और जो मैग्नेटिक स्पंदन है, जो मैग्नेटिक डैम्पिंग होता है वो भी क्या होता है, कम से कम होता है। तो ये इसलिए क्या होता है, अधिकतर इसका प्रयोग किया ही जाता है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे टेप रिकॉर्डर्स हो गए, क्योंकि ये सब शांति से होता है। इसमें अधिकतर क्या होते हैं, इसमें वाइंडिंग ये सब सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए अधिकतर इसका प्रयोग होता है, क्योंकि शांतिपूर्वक ये काम करता है, नॉइज़ कम होता है, तो इसके लिए अच्छी बात है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन हमारे क्या थे, एकदम सही साबित हो रहे थे। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं। किस पैरामीटर में, देखो पूछा फिर वही क्वेश्चन है, यानी पीक इनवर्स एसी सर्किट से जो सेंटर टेप ब्रिज रेक्टिफायर या हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसी से कंपेयर किया अधिकतर 3-4 क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने देखा, और एक क्वेश्चन यहाँ पे और मिल गया। तो इसमें बोल क्या रहा है कि वो कौन सा पैरामीटर है जिसमें सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के समान नहीं होता है। तो इसमें क्या चीज़ समान नहीं होता है, देखो दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम होगा। सही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी सेम होगा, रिपल फैक्टर भी सेम होगा, क्योंकि जितना ही एसी का मान डी, क्योंकि दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर भी, तो बोलोगे हाँ सर दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसमें क्या होगा, दोनों में क्या होगा कि रिपल फैक्टर समान होंगे, क्योंकि दोनों में एसी का मान समान होगा। ठीक है, डीसी के बदलने के बाद भी कुछ एसी का मान रह जाता है तो वो एसी रिपल फैक्टर कहलाता है, तो दोनों में ही समान होगा। अब देखो इसीलिए हम सेंटर टेप का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं बाबू, इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें पिक इनवर्स वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है, वह वोल्टेज जिस पे क्या हो जाता है वो जाकर डैमेज भी कर सकता है रेक्टिफायर को। इसलिए क्या करते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर का प्रयोग उतना नहीं करते, क्योंकि इन दोनों में यही मान क्या होता है, समान नहीं होता है। यही जो दो वैल्यू दोनों में समान नहीं होता है, इसी कारण क्या होता है, सेंटर टेप का उतना प्रयोग नहीं किया जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बाबू, देखो बार बार पॉज कर दे रहे ना, तो थोड़ा दिक्कत क्या है बाबू, घर पे कर रहे हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो परेशान करे, इसलिए पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा आगे देखते हैं। इसमें पूछा 2 वोल्ट का शिखर मान है इसी वोल्टेज में, और सिलिकॉन डायोड क्या है 490 ओम का है, जो कि सीढ़ी में लगा हुआ है। ठीक है, किसके हम डायोड के साथ लगा हुआ है। तो इसमें पूछा कि तब ये बताओ कि जो डायोड के क्रॉस करंट बहेगा वो कितना बहेगा। तो हमको पता है, अगर बाबू यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 20 वोल्ट लगा देते हैं, देखो अगर यहाँ पे ऐसे 20 वोल्ट लगा दिए तो ये डायोड है, फॉरवर्ड बायस में है, दिख रहा होगा। फिर एक ये रेसिस्टेंस ऐसे लगा दी, तो यहाँ पे देखोगे हमको पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है डायोड के क्रॉस वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है बाबू। ठीक है ना, और ये रेसिस्टेंस दे दिया, और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम है बाबू, और ये 490 ओम पहले से ही दे चुका है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो वो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि आई का मान कैसे निकाल सकते हो, V/R। तो V कितना है, 20 माइनस 0.7, क्योंकि कुछ ड्रॉप तो यही करा देगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 20 माइनस 0.7 बटे कितना है, 500 में बाबू ना, पूरा लिख दोगे तो तुम्हारा लगभग आएगा 0.038। ये तुम्हारा किस में आएगा बाबू, एम्पियर में आएगा। अगर मिली में करोगे तो कितना हो जाएगा, 38 पॉइंट समथिंग, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगने लगेगा, फिर 1000 से डिवाइड दोगे तो 38.6 मिली एम्पियर में तुम्हारा आंसर आएगा। सही बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लैप और तरंग कुंडलन की कौन सा चीज़ सही है। तो इसमें आगे पूछा है कौन सा सही अथवा कौन सा गलत है। तो देखो क्या पूछा अगला क्वेश्चन, उसका कथन क्या दिया हुआ है, लैप कुंडल में एक कुंडली का अंत सिरा तगलन कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है। तो एकदम सही बात है, क्योंकि हम देखते ही हैं क्या, एक का सिरा दूसरे के अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ करके आगे बढ़ता है। तो ये तो सही हो गया पहला चीज़। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, तरंग कुंडली में एक ध्रुव कुंडली के अंत सिरे और अग्र ध्रुव के कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़े होते हैं। सही बात है, ऐसे करके जुड़े होते हैं। ये वेव की तरह क्या होता है बाबू, आगे बढ़ता रहता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से पहले का पोल दूसरे का वो ऐसे करके आगे बढ़े रहते हैं। तो ये भी क्या है बाबू, सही है हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं,
यही सिर्फ छोटे छोटे देखो वाइंडिंग से अधिक चैप्टर है, इसलिए सोच रहे हैं कि एक दिन आप लोग का वाइंडिंग क्लास लेकर वाइंडिंग को भी खत्म कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी वाइंडिंग अलग होता है, डीसी वाइंडिंग अलग होता है। तो एक दिन एसी वाइंडिंग पढ़ा देंगे, एक दिन डीसी वाइंडिंग पढ़ा के उसको खत्म कर देंगे, कि बहुत ज़्यादा वाइंडिंग से क्वेश्चन आए। तो ये तो सबको पता है क्या होता है, कॉस अल्फा बाई 2 होता है। क्या होता है ये, कोडिंग फैक्टर या पिच फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको और भी बोलते हैं 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एन अल्फा बाई 2, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पाई बराबर एन अल्फा भी बोलते हैं। ये अल्टरनेटर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो आगे देखते हैं, ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 ध्रुव 40 कुंडलियों वाले दिक् परिवर्तक मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हेतु अंतराल की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है इसमें, अंतराल की गणना करना है। तो यहाँ पे अगर अंतराल की गणना करने की बात करेंगे, चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, 6 पोल 40 कॉइल दी हुई है दिक् परिवर्तक मशीन बाबू, ठीक है। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग दी हुई है, तो इसमें स्पष्ट अंतराल पूछा हुआ है। तो इसको देखो फॉर्मूला क्या होता है स्पष्ट अंतराल निकालने का, स्पष्ट अंतराल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, कुंडली की संख्या कॉइल अपॉन पोल इंटू 2 कर देंगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉइल लिखें तो क्या हो जाएगा, 40 कॉइल है अपॉन 6 इंटू 2। तो अगर इसको भाग देंगे तो काटेंगे तो ये लगभग कितना आएगा वो तुम्हारा, ये लगभग आएगा तो आपका 636 फिर 40 666 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.5 लगभग 6 दूनी 12 लगभग 13 के क्या हो जाएगा अप्रॉक्स आंसर आपका सही होगा, यानी 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि मध्यम संचल लाइन के लिए अभिवी टी विन्यास, ठीक है, किस संदर्भ में वेक्टर के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे होता क्या है, जैसे पाई फिल्टर, जैसे पाई लगाते हैं, ठीक है, पाई लगा देते हैं, इंड फिल्टर लगा देते हैं, टी फिल्टर लगा देते हैं। तो ये सबका लगाने का काम क्या होता है बाबू, तो सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे टी का काम जो होता है, जो रिसीविंग एंड करंट होता है उसके रिस्पेक्ट में इसको लगाया जाता है। टी क्या होता है, लास्ट में जो रिसीविंग एंड होता है उस तरफ इसको टी लगाते हैं। पी जो होता है वो एकदम मिड में लगाते हैं, ट्रांसमिशन लाइन गई हुई तो एकदम मिड में क्या लगाते हैं, ये आपका पाई लगाते हैं। और जो रिसीविंग एंड की तरफ है वहाँ पे क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। तो जब टी पूछा तो हमको रिसीविंग एंड करंट के तब ही मानना पड़ेगा। और जैसा कि रिले सब बताया था कि वोल्टेज रेजिस्टेंस ओवर करंट होता है, ठीक है, वोल्टेज रेजिस्टेंस ओवर करंट ही होता है मध्यम संचरण लाइन के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें भी याद रखनी है जो अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है बाबू। तो टी कहाँ लगता है, रिसीविंग एंड के साइड लगता है अधिकतर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो लोकालिक मोटर और प्रेरण मोटर के संदर्भ में क्या सही है उसकी जांच करना है, कथनों की सत्यता की जांच करनी। तो देखते हैं, तुल्यकालिक मोटर को डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है लेकिन प्रेरण मोटर की आवश्यकता नहीं, ये सही बात है। दोनों मोटर पश्चगामी के साथ साथ अग्रगामी भी चल सकते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर है केवल ही वो क्या होता है अग्रगामी पश्चगामी किसी पे भी चल सकता है, मगर सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर में कहानी ऐसी कुछ नहीं है, वो उल्टा सीधा चल सकता है, मतलब एक की तरफ लैगिंग की तरफ अधिकतर चलता है, उसमें लीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें क्या है, टर्मिनलों के बीच 1 एम्पियर की श्रेणी मोटर में धारा प्रवाहित हो रही है, 200 वोल्ट पे चल रही है, ठीक है। तो यदि 5 प्रतिरोध श्रेणी में लगाकर इसके समान आपूर्ति वोल्टेज पर ध्यान धारा दी जाए तो इसकी ज्ञात क्या करें, ठीक है। तुमको पता है वो क्या दिया है, श्रेणी मोटर दिया है, यानी डीसी सीरीज मोटर की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर की बात करते हमको पता है कि जो स्पीड होता है टॉर्क होता है, क्योंकि एन क्या होता है फाई आई ए, ये भी जानते हैं बाबू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे प्रतिरोध सीरीज में और जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई ए का मान कम हो जाएगा, ठीक है बाबू। जब आई ए का मान हो जाएगा कम, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, तो समान आपूर्ति उल्टा कर दी जाए तो ज्ञात मान करें, इसमें प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ा जाए तो समान आपूर्ति उल्टा दी गए ये वाला फाल। अच्छा ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा देखते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं। देखो n बराबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v माइनस आई ए आर ए अपॉन 5 होता है, क्योंकि सीरीज फील्ड कंट्रोल करेंगे, वो सीरीज मोटर तो सीरीज फील्ड कंट्रोल करेंगे ना, ये तो फ्लक्स हम जो वो बताया था वो शंट फील्ड के लिए था, ठीक है। तो देखो सीरीज फील्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्मेचर का मान क्या हो जाएगा घड़ी आएगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल जो हो जाएगा,
ठीक है ना। रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये घट के निकल आएगा, तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो स्पीड भी घटेगी तो क्या हो जाएगा, 476 के अप्रॉक्स होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल वी माइनस आई आर ए करेंगे, अपॉन 5 करेंगे, तो अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, वही निकल जाएगा 5। यहाँ पे आई एफ भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लगभग वही निकल कर आंसर आपका आएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फास्ट मोड में चल रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में प्रत्यक्ष परीक्षण के स्विनबर्न परीक्षण क्यों नहीं किया था। कौन सा मशीन नहीं करेंगे स्विनबर्न, क्योंकि स्विनबर्न हमको पता है नो लोड पे होता है, और नो लोड पे श्रेणी मोटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम खत्म कहानी हो जाएगी, चलेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर चलेगा तो एकदम स्टार्टिंग टॉर्क, अरे सॉरी खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एकदम अनंत स्पीड हो जाएगी। तो अनंत स्पीड होने से क्या हो जाएगी, मोटर की कहानी खत्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नो लोड पे कभी नहीं चलाते हैं या स्विनबर्न टेस्ट नहीं करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग दिग परिवर्तन कम्यूटेटर पिच हमेशा एक होते हैं। हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, पी होता है, यानी सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग है तो हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटर पिच 1 के बराबर होगी। और इसमें अगर सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग है तो हमेशा क्या होगा, ए बराबर 2 होता है, यानी लगभग 2 गुने के बराबर होगा। ये सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि 1 के बराबर होगा सिंपलेक्स लैप वाइंडिंग है तो। और वेव वाइंडिंग होता है तो जितने पोल आते हैं उतने कम्यूटेटर पिच में गैप की भी अंतराल निकल कर आने लगता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, नॉट रिवर्सिबल कौन सा है, सबको पता है, यूनिवर्सल कर सकते हैं, सिंगल कैपेसिटर कर सकते हैं, सिंगल स्प्लिट स्विच कर सकते हैं। यही शेडेड पुली एक ऐसा मोटर है जो हर समय दिमाग ख़राब करता है, ना टॉर्क देना है ना कुछ देना है, बस वो करा लो तो आराम से करेगा। तो शेडेड पुली मोटर ऐसा है जो कभी काम सही से नहीं करेगा, नॉट रिवर्सिबल भी है, ठीक है। चलो निम्न में से कौन सा ऐसा होता है, एन टाइप प्रकार के, तो एन टाइप प्रकार के पता है क्या होता है, एन टाइप प्रकार के जो डोनर इम्प्योरिटी देता है। तो देखो अल्युमिनियम, इंडियम, बोरॉन, ये सब जो हो जाते हैं किस में आ जाते हैं, ट्राइवेलेंट है, ठीक है। ट्राइवेलेंट आपका किस में आता है, पेंटावेलेंट पी टाइप में आते हैं, ठीक है। ये किस में आते हैं, पी टाइप में आते हैं, पी टाइप में ये सारे ट्राइवेलेंट है, ट्राइवेलेंट आते हैं, ठीक है। और हमको एन टाइप में पूछा है तो एन टाइप में ये पेंटावेलेंट आता है, ये पेंटावेलेंट है, एंटनी, ठीक है, नाना पास्कल, सवरिया, सब भी विकारी, ठीक है। तो इसमें किस में आ जाता है, ये आपका पी टाइप में आ जाता है, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, डीसी वोल्ट मापक के रूप में उपयोग किए जाने वाले 200 मीटर की सेंसिटिविटी पूछा है। तो कुछ नहीं कहते हैं, सेंसिटिविटी बराबर बाबू होता है फॉर्मूला, सेंसिटिविटी बराबर 1/, क्या होता है, IFL, यानी फुल लोड करें। तो यहाँ पे 1/200 माइक्रोफैराड है, माइक्रो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा बाबू, 10⁶ हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा लगभग 5 पे क्या हो जाएगा, 5 किलो ओम के पर वोल्ट अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इससे निकालोगे आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। ये याद रखना 1/IFL, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, जैसा कि इस पर पूछ दिया है। चलो ये क्वेश्चन है, चालकों के बंडलन से, देखो जब किसी भी हम बंडल कंडक्टर का प्रयोग क्यों करते हैं, बंडल कंडक्टर पे हाई फ्रिक्वेंसी पे, तो बोलते हैं उससे कोरोना कम होता है, ठीक है। तो कोरोना कम होने का मतलब क्या होता है, उसमें प्रेरकत्व क्या होता है, उसमें कमी आती है, धारिता में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जो सर्ज इम्पीडेंस है वो भी क्या होता है, कमी होती है। तो सर्ज इम्पीडेंस कम होना अच्छी बात है, ठीक है, प्रेरकत्व कम होना अच्छी बात है। और कैपेसिटेंस है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, यानी लॉसेस क्या होंगे, कम से कम होगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बातें हैं, जो कि क्या होता है, बंडल कंडक्टर इसलिए प्रयोग किया जाता है, कोरोना से भी बचाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं बाबू। कंडक्टर हो गया, होलो कंडक्टर, ये सब कंपोजिट कंडक्टर, ये सब सारी वही की चीज़ें, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेपर मोटर क्षेत्र कुंडा घूर्णक पर आरोपित किया जाता है, सबको पता है किस पे होगा। आर्मेचर कुंडलन हम स्टेटर पर लगा देते हैं और फील्ड वाइंडिंग रोटर पर लगा देते हैं। तो ऐसा बस केवल अल्टरनेटिव करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज जनरेट होता है, रोटर पे होता है, तो इंसुलेशन कम लगे, इसलिए ऐसी कहानी इसको दोहराते हैं। और तुमको स्पीड भी चाहिए होता है तो हल्का रहेगा रोटर, तो अच्छी बात है, इसलिए प्रयोग किया जाता है बाबू, ठीक है। ये देखो हिस्टेरेसिस क्लास हम पढ़े ही थे, हिस्टेरेसिस क्लास में के करके कुछ आता है कांस्टेंट, वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट होता है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है बाबू। चलो अगला देखते हैं, ये हो गया 39। चलो ये क्या है, ये देखो जब दिखाता है 3.5
अंक बहुमाप यानी डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा अधिकतम रीडिंग कितनी हो सकती है। 3.5 दिया हुआ है तो अधिकतम रीडिंग कितना दे सकता है। देखो जो 3.5 दिया है या 4.5 दिया है, तो अगर 4.5 दिया है तो फिर कितना हो जाएगा 19999 ऐसे हो जाएगा। अगर 3.5 हो जाएगा तो 1 2 3, ठीक है, ये 3.5 कहलाता है। तो अधिकतम रीडिंग इतना ही दे देगा, 4.5 बोलेगा तो इतना दे देगा, 5.5 बोलेगा तो इतना दे देगा, यानी ये मैक्सिमम रीडिंग दे देगा। जब ये ज़्यादा बढ़ेगा वो 4 पे आ जाएगा ना, 1 2 3 4 है, फिर आगे बढ़ जाएगा तो 2 पे चला जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डिजिटल अधिकतम रीडिंग किस पे दे सकता है, 199 हो गया, फिर 4 हो जाएगा तो 149 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 3.5 यानी 3 9, 4.5 यानी 4 9 और 1 1, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो, हमको पता है स्लिप की बात बोला है यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे स्लिप देखो, प्रेरणा मोटर में शून्य भार पे परिस्थिति में शून्य स्पीड कितनी होती है, यानी स्लिप का मान बताए तो स्लिप बहुत कम रहता है। वैसे तो फुल लोड पे चलता है तो क्या होता है 3 से 5% होता है, मगर जब ये और कम हो जाता है तो कितना होता है, लगभग 1% के पास हो जाता है। या फिर अगर परसेंटेज नहीं दिया जाएगा तो 0.01 ऐसे करके दिया जाएगा स्लिप, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिया है इसलिए लगभग 1 हो जाएगा, ठीक है, 1% हो जाएगा जो कि सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, एक्सएम को पता है तो क्या बनेगा, जब भी बनेगा ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आयताकार अति परवलय बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। कौन सा मोटर ऐसी प्रकरण जो उपयोग किया जाता है वांछनीय माना जाता है, ठीक है। देखो इसमें पूछा कि निम्न में कौन सी मोटर प्रभावी रूप से उस परिघटना से उपयोग किया जाता है, यानी हम उसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो अधिकतर हम मानते हैं कि वो बेकार है। जैसे ट्रांसफार्मर देख लिए, इंडक्शन मोटर देख ली, ये तो हम मानते हैं कि इन सब में क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस सबसे बेकार चीज़ है, मगर इसी मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस क्या करता है, एक रामबाण काम करता है, संजीवनी का काम करता है, इसीलिए वांछनीय तो है, मगर वहाँ पे इसी का प्रयोग कर लिए, वही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ पूछा हुआ है बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुल्यकालिक बोतल कब संधारित्र कार्य कर सकता है। सबको पता है कि सर जब ये ओवर एक्साइटेड मोड में हो, कब, जब ये ओवर एक्साइटेड मोड हो यानी एक्साइटेशन 100% से ऊपर हो, या फिर ये लीडिंग पे काम करे, या फिर ये क्या हो डीमैग्नेटाइज हो, ये देखो सारी क्वालिटी पूछता है, तभी हो सकता है क्या कि ये क्या करे ओवर एक्साइटेड यानी कैपेसिटर की तरह कार्य करे। चलो हमको पता है जब कॉइल स्पैन पोल पिच दोनों बराबर होता है तो ये क्या हो जाता है फुल पिच बराबर होता है, फुल पिच के बराबर होता है, इसके बीच की डिग्री 180 डिग्री हो जाती है और वैल्यू क्या हो जाती है 1 के बराबर हो जाती है। ये सारी चीज़ें तीनों याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, 800 kV ट्रांसफार्मर 400 हर्ट्ज पे काम करी, तुमको पता है जो फ्रिक्वेंसी होती है 50/400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 50/400 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 हर्ट्ज पे निकालना है, तो 50 हर्ट्ज पे निकालना है बटे कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 100 kVA हो जाएगा। यानी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो kVA के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया है यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, गुच्छित चालक उपचालक के एक दूसरे से क्या होता है, तुमको पता है जो गुच्छित चालक है और उपचालक होते हैं वो एक दूसरे से लगभग कितना कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी बना के चलो, ठीक है, कम से कम 30 सेंटीमीटर की क्या दूरी बना के चलो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखो मेमोरी बेस्ड, इसको याद रखना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो रूल बताया था कि उस ऊपर से 6.8 लेके चलते हैं, गड्ढा जो होता है लगभग 3.5 मीटर खनते हैं, तो ये रूल है, जहाँ तक सेफ्टी हो सके वो उसको याद कर लो, सही रहता है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि 3 फेज मोटर 2 ध्रुव हैं, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जुड़ा हुआ है, 3% सर्पण है, तो उसकी वास्तविक घूर्णन गति क्या होगी। तो हमको पता है क्या हो सकती है वास्तविक स्पीड। अगर ये देखो क्या है 2 पोल के लिए तुमको पता है ये 1500 हो जाएगा, ठीक है, 2 पोल दिया हुआ है, सॉरी 1500 बोल रहे हैं, 2 पोल दिया हुआ है तो ये तो 3000 हो जाएगा, 3000 का 3% स्लिप है, तो अगर इसको 3% निकाल लें तो कितना हो जाएगा 3 3 9 90 हो गया, यानी 3000 में से अब देखो अब क्या करें 3000 में से 90 घटा दें कितना हो जाएगा 2910 RPM हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 10 RPM, ठीक है। ये स्लिप का मान पूछा हुआ है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय शुद्ध प्रतिरोधी भार लगा हुआ है, तो देखो ट्रांसफार्मर है कितना भी तुम शुद्ध प्रतिरोधी लगा लो या इंडक्शन मोटर कितना भी तुम शुद्ध प्रतिरोधी लगा लो, हमेशा तो पश्चगामी रहेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो क्या करे हल्का सा
यूनिटी की तरफ बढ़ जाए, बस हो सकता है इतना कि यूनिटी की तरफ अग्रसर हो, मगर कभी यूनिटी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आइडियल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए जो है शुद्ध बोला है तो लगाने को तो कोशिश करेंगे, क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पश्चगामी रहेगा, उतना पश्चगामी नहीं होगा जितना हम चाहते हैं। अपने चाहे तो थोड़ा बहुत पावर फैक्टर सुधार सकते हैं, और पावर फैक्टर लगभग इतना ही सुधार सकता है। ठीक है, प्योर लगाओ तब भी। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं। नामांकित चिन्ह किसका है, सबको पता है। पिन डायोड का तो हो नहीं सकता, लेजर डायोड का हो नहीं सकता, शॉकली डायोड का हो नहीं सकता। बचा कौन सा, करंट रेगुलेटर डायोड। तो ये किसका हो जाएगा वो, करंट रेगुलेटर डायोड का। ठीक है, इस डायोड का सिंबल याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक पूछता है। ठीक है ना, चलो तो बचा किसका। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमको ऑप्शन नहीं पता, मगर ऑप्शन छाड़ सकते हैं यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या, नहीं भी आ रहा है तो वही बचा है तो वही मारो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि तुम्हारा सही हो जाए, और सही भी है यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा अधिकतर जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग करते हैं, तो सबको पता है, दूर दूर से लोग आते हैं और यही कहते हैं कि इसे SR को प्रयोग करो, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का प्रयोग करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आयोग के लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। DC सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क न लगो, ये वहाँ पे जाएगा ही नहीं जहाँ इसकी इज्जत न की जाए। तो जैसे अब केंद्रीय पंप पे इसका इज्जत नहीं की जाएगी, ट्रॉली में की जाएगी भरपूर, लोकोमोटिव में किया जाएगा, क्रेन में किया जाएगा, मगर यहाँ पे इसकी इज्जत नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है कि 960, अच्छा एक 8 पोल ध्रुव लैप वाइंडिंग है DC मशीन में, 960 आर्मेचर चालक है, 80% ध्रुव पे पोल पिच को कवर करता है। तो बताओ कि प्रतिकारी कुंडलन में चालकों की संख्या। अच्छा, तो इसमें करते क्या, वो कुंडलन की संख्या यानी कॉइल की संख्या ज्ञात करने के लिए, संख्या कैसे ज्ञात होता है, फार्मूला होता है बाबू, आर्मेचर कंडक्टर कितना है 960 है, बटे कितना परसेंटेज वो कवर कर रहा है, तो कितना परसेंट कवर कर रहा है, 80% कवर कर रहा है, तो 80 लिख दी। यहाँ से एक काट दिए, यहाँ से एक 12 थे 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 कंडक्टर पर पोल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना कि जितना चालक है बटे 80 परसेंटेज अभी मत कर देना कि यहाँ पे 100 लगा दें, ये नहीं, बस टोटल परसेंटेज बस वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उसका मान रख देंगे, वहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, एक कलर ट्रांसफार्मर है, इसमें देखो क्या ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ठीक है, उस दिन हम न्यूमेरिकल ले रहे थे तो बहुत बच्चे बोले सर ये ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, वो नहीं है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन पूछ लिया था। अभी PRVNL भी पूछ सकता है। ठीक है, PRVNL थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चलता है UPCL से। तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये K का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे K का मान कितना आएगा, N2/N1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 180 में से 90 कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा ना, यानी K का मान हमारा निकल कर आ गया, कितना है, 2 निकल कर आ गया। अब हमको जानते हैं कि प्राथमिक से सेकेंडरी जाना है ना, तो हमको ये पता है कि अगर प्राथमिक के संदर्भ में पूछा है तो सेकेंडरी प्राथमिक में सेकेंडरी में प्राथमिक जोड़ना पड़ता है। यानी अगर प्राइमरी में पूछा R1 पूछा है तो क्या करते हैं, R2 + R1, क्योंकि हमको जिस पे कूदना है उस पर ज़्यादा ध्यान रखता है। तो प्राथमिक पे कूदना है ना, देखो प्राथमिक में कूदने के लिए बोला था R1/K² करते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो R2 का मान कितना है 0.05 प्लस R1 कितना है 0.2, K का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 2/40 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05 प्लस कितना हो जाएगा 2/4 करोगे तो लगभग 0.05 बाबू आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 0.05 पर 0.05 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 0.1 के अप्रॉक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा ओम आंसर आ जाएगा, और यही सही होगा। तो ये देखो ट्रांसफ़र फंक्शन, ये इतना ये झेलना पड़ेगा अब थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आदत डालो थोड़ा थोड़ा झेलने की। ठीक है बाबू, ना क्वेश्चन आएंगे ऐसे। चलो अगला देखते हैं, कितनी होती है, तो हमको पता है कि ये जैसे ये बनाते हैं, ये कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो VR VB ये लाइन करंट में लेके चल रहा है, सॉरी अगर ये करंट में लेके चल रहा है तो करंट में ही लेके चलते हैं, IR IB IY ये हो जाएगा। चलो ये हो गया, अब क्या लेके चलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे खींचते हैं, ये ऐसे जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो देखो जब ये बाइसेक्ट करेगा
तो ये देखो अगर ये ऐसे ये पूरा 60 डिग्री 60 60 120 180 सॉरी ये 120 है, ये भी 120 है, ये 120 है, ठीक है 120 है तो ये आधा करेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, क्योंकि 20 से ही काटेगा ना, क्योंकि देखो ये ऐसे बना हुआ है कुछ, तो ये जब 20 से गिरेगा तो क्या करेगा, पूरा 120 है, ये 120 है ना, 60 लिख दिए, 120 हमको याद था कि इसको काटना है तो 60 लिख दिए, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, आधा ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। देखो जब ये 60 हो जाएगा, ठीक है, अब देखो जब ये 60 हो जाएगा बाबू ना, जब ये 60 हो गया तो हमसे पूछा क्या है, ये टोटल कितने थे, अगर यहाँ पे गिरेगा तो देखो अगर ये 60 है, ये 30 है और ये पूरा तब कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है 120 है, ठीक है, ये 120 है पूरा ना, ये 120 है और यहाँ पे ये ऐसे गिरेगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये भी इसका जब आधा करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो ये 60 है और ये पूरा 120 है, तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, यहाँ पे भी 120 बन जाएगा और ये 90 काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 हो जाएगा और 60 इधर था, तो 90 में से 60 घटाओगे तो तुम्हारा अप्रॉक्स कितना आ जाएगा बाबू, 30 डिग्री आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो, ये था ये 120 डिग्री, ठीक है, ये क्या करेगा, ऐसे गिराएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये काटेगा यहाँ पे तो 60 डिग्री हो जाएगा ना, देखो ये 60 हो गया, 120, ये 60 डिग्री। अगर यहाँ पे तुम करना चाहोगे, ये जो 60 डिग्री खींचा हुआ है इसका फिर जब तुम बाइसेक्टर लोगे तो ये तुम्हारा कुछ क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री बन के आएगा बाबू, ये जो तुम्हारा 90 डिग्री बन कर आएगा, तो इसमें और इसमें कितना का अंतर रह जाएगा, केवल और केवल, क्योंकि ये तो 60 पूरा था ही, ये पूरा 60 चला गया और ये पूरा था 90, तो ये पूरा जो घटा दोगे 60, 190 में से 60 ये घटा दोगे तो तुम्हारा 30 आ जाएगा। और यही पूछा कि कितना पश्चगामी है धारा, तो जो प्लेन लाइन वोल्टेज है वो कितना है तुम्हारा, लगभग 30 डिग्री पश्चगामी है या अग्रगामी है। ठीक है, वही तुमको यहाँ पे 30 डिग्री पूछा है, समझ में आया बाबू। चलो आगे देखते हैं। सिंपलेस्ट लाइफ पॉइंट कम्यूटेटर पिच की संख्या 1 होती है, जो पहला ही क्वेश्चन था इसको थोड़ा अलग से पूछ लिया। अगर वेव बाउंड इसी में 2 दे देता तो यहाँ पे लिख देता क्या बाबू, यहीं पे लिख देता तुम्हारा कि यहाँ पे 2 होता है वेव बाइंडिंग के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर के है 0.1 है। अब देखो द्वितीय के लिए पूछ लिया है, किसके लिए पूछ लिया है, द्वितीय के लिए पूछ लिया है, तो हमको पता है द्वितीय के लिए क्या होता है, R2 डैश निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन क्या करेंगे, R1 अपॉन के स्क्वायर कर देते हैं। द्वितीय के लिए पूछा है ना, तो के का मान निकालना चाहिए, के का मान दिया है 10 दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राइमरी पूछा था तो क्या किए थे बाबू, जब प्राइमरी पूछा था तो हम के स्क्वायर नीचे किए थे। यहाँ पे जब सेकेंडरी में ट्रांसफर करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, R1 इंटू के स्क्वायर कर देंगे, तो R1 कितना बाबू 0.1 है, के स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो लगभग कितना निकल कर आएगा 10 ओम निकल कर आएगा। ठीक है, देखो वहाँ पे प्राइमरी किए थे तो बटे कर दिए थे, यहाँ पे सेकेंडरी किए इसलिए क्या किए मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मनुष्य क्या कर सकता है धारा को अधिक असुरक्षित, 50 का जितना अधिक फ्रिक्वेंसी है, देखो इससे अधिक फ्रिक्वेंसी रहता है तो उस पर टिक मार देते हैं, जो अधिक से अधिक फ्रिक्वेंसी होगा वही हमारे लिए क्या है, घातक है। ठीक है ना, चलो याद रखना ये चालकों के बंडल करने से जीएमडी में वृद्धि होती है तथा जिसमें बंडल चालकों में प्रतिघात में कमी आती है। ठीक है, याद रखना एक फॉर्मूला होता है, कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी बराबर कैपिटल GMD अपॉन स्मॉल GMD, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये देखो इकोनॉमिकल कंडक्टर के लिए मान कितना होना चाहिए, E तक होना चाहिए। इकोनॉमिकल कंडक्टर यानी वह कंडक्टर जो एकदम अच्छे से अच्छा सुरक्षित रूप से काम करे, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, डी क्या है बाबू तुम्हारा डायमीटर कंडक्टर का। ठीक है, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी बराबर E के बराबर होना चाहिए। E का मान सबको पता है कितना है 2.718 होना चाहिए। ठीक है, तो E का मान अगर इतना मान है, ये भी D/D का रेशियो अगर इसके बराबर आ रहा है तो वो सबसे अच्छा कंडक्टर और सबसे अच्छे रूप से काम करेगा। तो GMD क्या करता है, उसकी इकोनॉमिकता को दिखाता है, यानी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होगा कि कम होगा उस मान को भी GMD दिखाता है। ठीक है, तो GMD बढ़ाने से क्या होगा, उसमें जो प्रतिघात यानी जो उस पर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं। इसमें तो ये पूछ दिया, हमको पता है ये क्या है, साइन ओमेगा टी होता है ना, यानी यहाँ पे ओमेगा का मान कितना दिया है, ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा का मान कितना दिया है 200 पाई दिया, तो ओमेगा टी। ठीक है ना, ओमेगा टी लिख देते तो टी करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर कितना हो जाएगा 200 पाई हो जाएगा, पाई से पाई काट दिए
एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू हमारा, दो कर दिए तो हमारा 100 हर्ज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 हर्ज क्या हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्या गलत है डीसी सीरीज के संबंध में, फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, सही है, क्योंकि फाई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, ये सही है पहला। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, क्षेत्र कुंडल प्रतिरोध बहुत कम होता है, हमको पता है सही बात है कि जो फील्ड का वाइंडिंग होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है बहुत कम होता है, तो ये चीज़ सही है। तीसरा, क्षेत्र कुंडल आर्मेचर कुंडल के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है सीरीज फील्ड में, तो एकदम सही बात है। शंट में क्या होता है पैरेलल में जुड़ जाता है। ठीक है, फ्लक्स स्थिर बना रहता है, तो ये केवल और केवल किस में हो सकता है ट्रांसफार्मर में हो सकता है, मोटर में नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पदार्थ अपेक्षित चुंबकशीलता वाली चीज़ कहाँ होती है, तो चुंबकशीलता वाला पता है फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक आयरन बेस्ट है। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता है तुमको, तो आयरन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं, अर्धचालक नहीं है, तुमको पता है कार्बन जर्मेनियम सिलिकॉन है, निकल नाइक्रोम क्या है अर्धचालक नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटिव तुल्यकालिक प्रतिघात क्या होता है, क्षणिक प्रतिघात। देखो अब देखो रिजल्टेंट प्रतिघात पूछा है, तो रिजल्टेंट प्रतिघात क्या हो सकता है बाबू, जितना लीकेज रिएक्टेंस है और मेचर रिएक्टेंस है उसको जोड़ दो, तुम्हारा टोटल क्या निकल कर आ जाएगा बाबू, तुम्हारा तुल्यकालिक यानी रिजल्टेंट प्रतिघात रिएक्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो सही बात है, दोनों को दोनों जोड़ दो आपस में, तुम्हारा लास्ट में जो लीकेज रिएक्टेंस निकल कर आएगा और आर्मेचर प्रतिघात वो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे जोड़ दो, तो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा तुल्यकालिक प्रतिघात। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांसफार्मर शून्य भार पर धारा प्रयुक्त वोल्टता को लगभग क्या करता है पीछे करता है, कितना डिग्री 75 डिग्री हमको पता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में 90 डिग्री हो जाता है, मगर इसमें क्या हो जाता है 75 डिग्री काम करने लगता है। जैसा कि ये ग्राफ बनाए थे, हल्का सा बना देते हैं, ये IM बनाए थे, ये IW बनाए थे। ये जो नो लोड करंट वाली कहानी होती है, नो लोड शून्य भार पर धारा, ये क्या होती है लगभग ये बनने लगती है, सॉरी ये नहीं, ये बनने लगती है, क्या होता है 75 से 90 डिग्री के बीच में क्या होने लगती है फाई का मान बनने लगता है। तो ये कहानी क्या होती है इसकी, नो लोड करंट की कहानी होती है। ठीक है, 2 से 5% होता है जितना बताए थे सब, वैसे तो डायग्राम भी बनाए थे मतलब ग्राफ। चलो अगला क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, क्या सही है क्या गलत है, तो तुल्यकालिक मोटर स्व प्रेरित उत्तेजन मोटर नहीं, तो ये सही बात है। और दूसरा क्या है, तुल्यकालिक मोटर में सहायता मोटर परिवर्तन के अभिनंदन कुंडली परिवर्तन में वरीयता दी जाती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, सहायक मोटर परिवर्तन यानी जो तुल्यकालिक मोटर में जो सहायक मोटर परिवर्तन है को डंपिंग कुंडली की परिवर्तित दी जाती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। डैम्पर वाइंडिंग जो होता है खुद किस में लगा होता है तुल्यकालिक मोटर में लगा है, उसके सहायक मोटर में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक सही है और एक क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अगला देखते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक सोर्स क्या है, यानी जो कभी न कभी जाकर क्या हो जाए खत्म हो जाए, तो थोरियम ही है, यूरेनियम है, कभी न कभी जाके खत्म होगा, और ये सब तो चलते रहेंगे, तुम खत्म हो जाओगे ये नहीं खत्म होगा। ठीक है, चलो अब क्या है, उच्च आवृत्ति के शक्ति मापन हेतु किस संयंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटमीटर का। ये मापता क्या है बाबू हमारा एवरेज वैल्यू ही मापेगा। ठीक है, डायनेमोमीटर भी क्या करेगा एवरेज वैल्यू मापेगा, और ये AC तथा DC दोनों पे कार्य करता है। टेकोमीटर क्या करता है गति नापता है, मैगर क्या कर देगा हाई इंसुलेशन मापता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलो तुल्यकालिक मोटर में किस बल आघूर्ण कभी कभी विच्छेदक ब्रेक अवे टॉर्क कहा जाता है, तो देखो वो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना किसका सिंक्रोनस मोटर का, कभी कभी इसको ब्रेक अवे टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इसका शून्य होता है, किसका सिंक्रोनस मोटर का, इसीलिए इसको ब्रेक अवे टॉर्क भी बोलता है, मतलब विच्छेद बल आघूर्ण, जैसे बोलते हैं ना कि बेकार काम एकदम विच्छेद वाली चीज़ का नहीं, ब्रेक अवे दूर हमसे बेकार काम क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क ही होता है इसका। रनिंग टॉर्क पुल इन टॉर्क पुल आउट टॉर्क तो लगभग से होता है, मगर स्टार्टिंग टॉर्क ही इसका खराब होता है, जिसके लिए हम डैम्पर वाइंडिंग ये सब प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए इसको ब्रेक अवे टॉर्क भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखो 300 टर्न है, टी का मान 300 है। ठीक है, ओम दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, तो हमको पता है कि जब MMF निकालते हैं तो क्या होता है फार्मूला एम्पियर टर्न ही लिखते हैं यूनिट में, तो एम्पियर निकालना है किसी तरह, तो एम्पियर कैसे निकल जाएगा V/R कर देते हैं 250/50, यहाँ से I निकल जाएगा यानी एम्पियर निकल जाएगा, टर्न कितना है 300 है, कर दो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा 5 × 300 कर दोगे तो लगभग तुम्हारा कितना आ जाएगा बाबू 1500, सही आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो ये हो गया 1500 यानी एम्पियर टर्न में इसका आंसर सही हो जाएगा। ये क्या है, इसमें पूछा है अल्टरनेटर के मामले में आर्मेचर क्षण प्रतिघात किसको कहा जाता है। ठीक है,
तो क्षरण प्रतिघात जो होता है वो पोसियर रिएक्टेंस, यानी पोसियर एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है, पोसियर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्हीं के नाम पर क्या हुआ, वो रिएक्टेंस निकाले थे किसका, अल्टरनेटर का, आर्मेचर क्षरण प्रतिघात को ज्ञात किए थे, इसलिए उनका नाम पोसियर हो गया था, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्टेंस भी बोल सकते हैं, मगर आर्मेचर क्षरण तो बोल ही दिया कि हम जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्टेंस प्रतिघात को और भी क्या कहा जा सकता है, तो आर्मेचर रिएक्टेंस तो कहते हैं वो सही बात है, मगर और भी क्या कह सकते हैं, तो उसको पोसियर रिएक्टेंस कह सकते हैं बाबू, ठीक है। रिएक्टेंस किसके कारण होगा, आर्मेचर और लीकेज दोनों कारण जो उसको जोड़ देंगे, जो कि ऊपर क्वेश्चन था, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रिएक्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मोटर विद्या में मोटर गुणदिशा, ठीक है, मोटर विद्या लिखा है विधा में, ठीक है। मोटर की गुणदिशा बाएं है, लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के, ठीक है, ये सबको पता है लेफ्ट हैंड रूल से। आरएलसी श्रेणी में क्या होता है, बैंडविड्थ के लिए अनुनादी आवृत्ति होता है, ठीक है। इसमें पूछा है जो वर्ण क्षमता होती है, वर्ण क्षमता का बाबू रिलेशन होता है, याद रखना, वर्ण क्षमता का रिलेशन होता है, क्या होता है बाबू, बैंडविड्थ यानी डेल्टा ओमेगा, ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपॉन एफ आर होता है रेडियंस फ्रिक्वेंसी, और क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है, रेडियंस फ्रिक्वेंसी अपॉन डेल्टा ओमेगा यानी बैंडविड्थ, ये दोनों याद रखना, ये वर्ण क्षमता है बैंडविड्थ के लिए अपॉन रेडियंस फ्रिक्वेंसी, और क्वालिटी फैक्टर रेडियंस फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये दोनों याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लेगा रेडियंस फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हमको पता है कि अगर कोई पावर फैक्टर अग्रगामी है तो कैपेसिटेंस के कारण होगा, और अगर पश्चगामी है तो इंडक्टर के कारण होगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर के मामले में घूर्णात्मक हानियाँ क्या क्या हो सकती है, तो हमको पता है सर जी मैकेनिकल लॉस होगा, ठीक है। तो अब देखो मैकेनिकल लॉस दो ही में है, तो डी में है या फिर यांत्रिक में, तो इसमें यांत्रिक के कारण तो सही है, मगर ताम्र हानि इसमें नहीं होता है, चुंबक के कारण जो हानि होनी होती है जिसको बाइंडेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। बाइंडेज लॉस भी हमारा क्या होता है, घूर्णन के कारण ही होता है, विंडेज लॉस ही, ठीक है। तो क्या होता है विंडेज लॉस और यांत्रिक हानि, क्योंकि क्या होता है जो एयर गैप होता है उसमें जो हवा होती है उसके कारण भी कुछ लॉस होती है, वो घूमने के कारण हवा उस पर फोर्स डालता है, ठीक है, तो सब घूर्णात्मक में आ जाते हैं जिसको विंडेज लॉस बोलते हैं, तो दोनों ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो, अब पूछा है एक कलाक में 10 ध्रुवीय गति टरबाइन के लिए 144 स्लॉट है, ए और बी के बीच स्लॉट पिचेस की संख्या ज्ञात करो। तो स्लॉट पिचेस की संख्या कैसे ज्ञात होती है, वो पिचेस बराबर लिखना चाहे तो लिख सकते हो तुम 144 बटे 2 इंटू फेजों की संख्या, 2 इंटू फेजों की संख्या यही है, तो 144 फेज की संख्या कितनी बाबू 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो काटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दू 72 हो गया, 72 को 3 से काटोगे तो तुम्हारा लगभग क्या हो जाएगा 24 3 72, तो 24 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, निम्न विकल्पों में अनुरूप के एडी रूपांतर में सबसे तीव्र विधि कौन सी है, ठीक है, पैरेलल है। देखो याद रखना, पैरेलल सबसे बेस्ट विधि होती है और सबसे बेकार विधि होती है जो सक्सेसिव होता है, यानी जब एक बहुत, जैसे क्या होता है पैरेलल में क्या होते हैं, एक साथ कई पहुंच सकते हैं, एक साथ कई तुम्हारे डाटा चले जा सकते हैं, ठीक है। और जो सक्सेसिव वाला होता है एक जाएगा फिर इसके पीछे दूसरा जाएगा फिर इसके बाद तीसरा जाएगा, तो ये बहुत लेट चलता है, ठीक है, इसलिए एडी जो होता है समानांतर पैरेलल में अधिक जाता है। चलो रिलेटिव प्रोबेबिलिटी स्लाइटली हायर देन यूनिटी किसकी होती है, सबको पता है कि पैरामेनिटी जो है स्लाइटली हायर देन होती है, और जो डाय होती है एक से हल्का सा कम होती है, फेरोमेट्री की तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है बाबू। चलो इसमें पूछ दिया है कि एक कुंडली में गणना करें 2.5 से प्रति और वॉट है शक्ति दर्शा रहा है, तो कितनी हेनरी हो जाएगा, तो हेनरी पता है हमको पता, ई बराबर 2 एम्पियर की धारा है, धारा की 0.4 एम्पियर है, प्रति सेकेंड की दर से बढ़ती, तो जो 0.4 की शक्ति प्रवाह दर्शाता है एच बराबर, ठीक है। तो ये कितना दिया बाबू, 2 से 4 दिया हुआ है ना, प्रति सेकेंड की बात की है, तो इसमें जब 2 से 4 बढ़ा तो कितना हो गया 0.2 हो गया, ठीक है, 0.2 यहाँ पर हो गया है, और ये 0.4 है, कितने देर से सेकेंड की दर से बढ़ती है, तो जो अगर ये वहाँ पे 0.4 वाट की शक्ति लगा रहा है, तो यहाँ पे हेनरी पूछा है, तो एल बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी यहाँ से निकालना चाहें, ठीक है, एल बराबर डी आई बाई डी टी निकालना चाहते हैं, यहाँ से एल निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे जो एल निकलेगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी कर देंगे, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टी कर देंगे तो हमारा प्रॉक्स कितने आएगा, ई बराबर एल डी बाई डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई बराबर एल डी बाई डी टी होता है ना, तो यहाँ से अगर हम ई निकालना चाहें,
ई निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, पी बराबर, सिंपल देखो तो पी बराबर क्या होता है वी अपॉन आई, यही होता है। ई निकालें चाहे वी निकालें सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पी कितना दिया है 0.4 दिया है, वी हमको निकालना है, ठीक है, वी निकालना है यहाँ पे, और आई कितना दिया है 0.42 से 0.4 तो 0.2 हो जाएगा। यहाँ से निकालोगे वी का मान तो कितना हो जाएगा 0.08 जो निकल कर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल कर आया 0.8 मान निकल कर आएगा, याद रखना 0.8 निकल कर आया वी का मान ना, वी का मान 0.8 निकल कर आया है। तो वी बराबर, अब देखो ई बराबर एल डी आई बाई डी टी, यही है। वी कितना है 0.8 है, एल जो निकाले थे, ठीक है, एल का मान जो यहाँ से निकालना है, एल निकालना है, फिर डी आई बाई डी टी क्या देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 4 है ना, 2 से 4 में जो अंतर है बाई डी टी कर दोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 5 हेनरी के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्षरण धारा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिडुअल करंट या फिर ELCB लगाओ, ठीक है, सबसे सिंपल चीज़ ELCB लगाओ, या फिर क्या करो रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर लगाओ, सभी सेम चीज़ है, ठीक है बाबू। चलो 50 एम्पीयर की धारा बह रही है, 12 पोल है, ठीक है। इसमें पूछा है तो आर्मेचर निर्धारित करंट कितना होगा, लैप पाउंड है तो ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू पी हो जाएगा ना। तो यहाँ से तुमको निकालना पड़ेगा कि, तो जैसे क्वेश्चन पूछा था निम्न कथनों को पढ़े और बताएं कि इनमें से कौन सा अथवा सही है या गलत है। तो भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरी लाइन में चालक कम महंगा होता है, तो सही बात है क्योंकि इंसुलेशन नहीं लगता है। भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरी लाइन में बेहतर उष्मा विसरण होता है, तो ये भी सही बात है क्योंकि क्या होता है सिरोपरी लाइन में खुले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वहाँ पे हीट इवोपोरेशन हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है वहाँ पे हीट ट्रांसफर बाहर की ओर हवा में हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। शंट और कंपाउंड मोटर में जनरेटर के संबंधों में निम्न में कौन सा हानियाँ स्थिर नहीं होती। तुमको पता है आर्मेचर कॉपर लॉस एक ऐसा लॉस है जो क्या होता है कभी भी स्थिर नहीं होती। चलो मध्यम संचरण लाइन के लिए पाई का देखो यहाँ गया ना, यहाँ पे पाई के संदर्भ में वेक्टर रूप में प्रयोग किया जाता है। पाई के रूप में कहाँ करते हैं, तो इसका भी क्या होता है जब ये लगा होता है तो सेंटर पे लगा होता है, ठीक है, यानी क्या होता है मध्यम संचरण लाइन में लगा होता है। पाई और टी दोनों क्या होते हैं मध्यम संचरण लाइन में लगा होता है, और वो ये मिड में लगा होता है, और ये भी किसके लिए होता है को संदर्भ के रूप में लिया जाता है। तो ये भी क्या होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज के रूप में लिए, देखो रिसीविंग एंड वोल्टेज ये सब इसलिए लिया जाता है क्योंकि क्या होता है ड्रॉप अधिक बढ़ने लगता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन बढ़ते बढ़ते ड्रॉप बढ़ने लगता है। तो ये सब क्या होता है तो ड्रॉप इंप्रूवमेंट का काम करती हैं। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या करते हैं अच्छे से अच्छे रेगुलेशन पे ले जाते हैं कि कम से कम रेगुलेशन हो तो अच्छी बात है। तो ये पावर फैक्टर बोले वोल्टेज इंप्रूवमेंट में क्या करते हैं ये सब सारे मदद करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। डायनेमो वाट मीटर में बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापा के कनेक्शन होते हैं। तो डायनेमो मीटर वाट मीटर तो बाबू 4 टर्मिनल होंगे, ठीक है, कितने होते हैं 4 टर्मिनल होते हैं, 2 आता है और 2 बाहर निकलता है। तो डायनेमो मीटर में 4 टर्मिनल बाह्य टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एसी परिपथ में आभासी शक्ति का यूनिट क्या होता है वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है। तो आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, वोल्ट एम्पियर आभासी का हो जाएगा, वास्तविक का वॉट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्टिव का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो जाएगा VAR। प्रतिक्रमण लैप वाइंडिंग कुंडलन में तो फिर वही यार कुंडलन वाइंडिंग है तो 1 ही होगा, ठीक है, A बराबर P होता है तो उसके बराबर होता है, ठीक है ना। और प्रतिक्रमण यानी रिट्रोग्रेसिव यानी पीछे की तरफ है तो -1 लगा देंगे, और प्रोग्रेसिव होगा आगे की तरफ तो 1 लगाएंगे, ये भी याद रखना है, ठीक है। और लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होगा तो 2 के बराबर होगा ही होगा। इसमें दिखा है एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय पदार्थ द्वारा लिए गए कुल आयतन के कोर के कुल आयतन के अनुपात को क्या जाता है, तो इसको स्टैकिंग फैक्टर कहते हैं। स्टैकिंग फैक्टर मतलब अब वो समझते हो कैसे कोर के एक ही में फिट करते हैं तो इसको स्टैकिंग कहते हैं। तो स्टैकिंग फैक्टर कहलाता है कितना कुल आयतन है और कितना आयतन के कोर के अनुपात में लिया गया, तो इसको स्टैकिंग फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर लीकेज क्रस्ट फैक्टर तो कोई भी चीज़ आप तुम भी जानते हो नहीं होता है, तो स्टैकिंग फैक्टर ही क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ये दिया है EM cos ओमेगा टी है, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती कोण में EM cos ओमेगा टी से व्यक्त किया गया है तो कला कोण क्या होगा। तो हमको पता है बाबू कि अगर साइन ओमेगा टी होता तो यानी 0 से स्टार्ट होता है, अगर कॉस ओमेगा टी तो 90 से ही स्टार्ट ही होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसमें यही पूछा है संचालन की श्रेणी में कितना प्रतिरोध लगाओगे। तो तुमको पता है कि हमको कितना प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, वोल्ट मापी है ना अभी, तो क्या होता है सीरीज में लगाना पड़ेगा, हाई वोल्टेज रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये रेसिस्टेंस पहले का दे दिया है और बाद में निकाला है, ठीक है, तो वोल्टेज ही बढ़ेगा। तो शुरुआत में वोल्टेज कितना है तो कैसे निकलेगा हमको, क्योंकि हमको चाहिए होगा ना बाबू M बराबर पहले वाला V अपॉन बाद वाला जो जिस पे निकालना है वो निकालना है।
तो 10 वोल्ट है, शुरुआत में कितना है, तो V बराबर क्या कर सकते हैं बाबू, IR। आई का मान कितना है, 1 मिली में दिया है ना, तो 1/1000 हो जाएगा, गुणे 50 कर लेंगे, ये कट गया, 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 1/20 है, ठीक है ना। तो और बाद में कितना बढ़ाना है, तो 10, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1/20 तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कितना हो गया, 200 हो गया, यानी m का मान बाबू कितना हो गया, 200 हो गया। ये 200 हो गया है ना, ये 200 हो गया, और हमको पता है कि सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, RSC, क्योंकि सीरीज में लगाना है तो क्या हो जाएगा, RS कितना दिया है, 50 इंटू m-1, m कितना था, 200, तो 199 था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा तुम्हारा, 9950 के अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर सही आएगा, 900 रहेगा नहीं, ये करोगे तो लगभग उतना आ जाएगा, ठीक है, 900, ये 199, क्योंकि 200 आ रहा था वहाँ पे m का मान, तो m-1 करना पड़ेगा ना, क्योंकि v/वो वो करना पड़ेगा, तो 200 ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा, 9950 के अप्रॉक्स तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या है, अच्छा, चुंबकीय परिपथ में परमियंस विद्युत परिपथ में के अनुरूप होती है। अच्छा, लगता है कि जैसे इसमें परमियंस है उसमें कंडक्टेंस हो जाएगा, समान है। LCB, अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखो 30 किमी लंबी भूमिगत तार के विद्युत रोधन में इतना है, तो 15 किलोमीटर का क्या होगा, ठीक है बाबू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कोई पता है इंसुलेशन लंबाई की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि R1/R2 है, तो ये L2/L1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। R1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 मेगा ओम है, R2 निकालना है, L2 कितना दिया हुआ है बाबू, ये 15 दिया हुआ था, और निकालना कितना है, 30 पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी R2 का मान कितना हो जाएगा, 12 मेगा ओम। इंसुलेशन है तो मेगा ओम में ही होगा। चलो अब देखो क्या दिया है, ये कब मैक्सिमम अधिकतम शक्ति हो सकता है, सबको पता है कि अगर मोटर है तो V/2 है, और जनरेटर है तो 2V पे हो जाएगा, EG बराबर EB बराबर, ठीक है बाबू, ये चीज़ याद रखना। निम्न में से कौन सा अचर अभिवास कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, हमको पता है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो हमको कांस्टेंट फ्लक्स मोटर रखना पड़ेगा, और ये किसका और केवल हो सकता है, तंत्र मोटर का ही हो सकता है, इसीलिए इसमें कांस्टेंट स्पीड प्राप्ति होती है। वैसे होता नहीं, कुछ गिर ही जाता है, मगर कांस्टेंट मान के चलते हैं। चलो, इन्होंने पूछा है 12 ध्रुव तुल्यकालिक मशीन 2 ध्रुवी मशीन तुल्यकालिक से चालित है, तो समान आपूर्ति लाइन से जुड़ी हुई, तो 12 ध्रुव मशीन किस पे चलेगी, तो क्या चलेगी, अगर ये 12 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1/6 स्पीड से चलेगी, ठीक है। 2 ध्रुव वाली गति की 1/6 स्पीड से चलेगी, क्योंकि हमको पता है 2 ध्रुव वाली मशीन की स्पीड ज़्यादा होगी, मगर कपलिंग किसके साथ हुआ है, 12 के साथ हुआ है, तो 1/6 के, अगर वो 3000 पे चला है तो उसका 1/6 पे चलेगा ये, क्योंकि इसके पास उतना स्पीड नहीं ना RPM, तो ज़्यादा वाला कम कर सकता है, मगर कम वाला ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये कम पे चला सकते हैं, क्योंकि कपलिंग किया गया है, तो 1/6 के स्पीड पे चल सकता है, ठीक है, 6 गुनी पे नहीं चल पाएगा। चलो अगला 99 देखते हैं। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड के आकार यदि वह तांबे का बना होता है तो छोटा नहीं करना चाहिए, 25 गुणे 1.6 बाबू, ये तो तुमको वो क्या बोलते हैं, इसको मोरल बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन। सौ हर्ट्ज 2 पोल है, ठीक है, RPM सबको पता है कितना हो जाएगा, NS बराबर 120 F/P करते हैं ना, 120 F/P करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये लगभग 3000 RPM इसका आंसर आ जाता है, ठीक है बाबू। चलो तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ रखते हैं। आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा सेशन, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ, थोड़ा बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है, तब आके हल्ला गुल्ली हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा बीच बीच में पॉज करना पड़ रहा है। हो सकता है 1-2 सवाल छूटे, क्योंकि फास्ट मोड में था इसलिए जल्दी छोड़ना पड़ा, ठीक है, या फिर छूट गया होगा, ठीक है, गलती से, तो ये सब क्वेश्चन देखे होंगे। चलो तो आई होप सेशन पसंद आएगा, तो इसको लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बाबू। अब हो सकता है अगला देखते हैं किस शिफ्ट का बच्चे देते हैं पेपर, तो उस हिसाब से उस शिफ्ट को सॉल्व कराएंगे। चलो आज का सेशन यहीं पे ऑफ रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।